और उसके बाद महत ने उसे अपना शहर दिखाया। उनकी नज़दीकियाँ बढ़ती चली गईं। वो बातें करती थी और महत सुनता था। वो पहरों उसकी तरफ देखता रहता। उसे वो पसंद थी। ईज़ा, उसने गंभीर आवाज़ से उसे चौंकाया। जी, आगे लाइफ के क्या प्लान्स हैं आपके? ऐसा तो कुछ खास नहीं, पढ़ाई मैं मुकम्मल कर चुकी हूँ, बस नई जगह एक्सप्लोर करना चाहती हूँ और बस। और आप बताएं क्या इरादे रखते हैं? बस बिजनेस, उसके बाद शादी। उसने साफ गोई से काम लिया। और कब करेंगे शादी? ईज़ा ने बेचारगी से कहा। जब सही वक्त हो। महत को समझ नहीं आया क्या कहे। ओके, बात खत्म हो गई थी। दोनों अपनी अपनी सोचों में गुम थे। दिल दोनों के धड़क उठे। महत खान ने पहली बार खुद को बेबस महसूस किया था। वो लड़की ना चाहते हुए भी उस पर हावी हो रही थी। आपके ख्याल में एक आइडियल लड़की कैसी होनी चाहिए? बिल्कुल आपके जैसी। वो अनजाने में बोल गया। उसे खुद भी मालूम नहीं था। जी? ईज़ा शाह हमेशा की तरह जीत गई। उसने उस शख्स को तस्खीर कर लिया था। दिल खुशी से शाद था। आंखों में अलग ही चमक दुर आई। महत खान जो पहले पछताया अपनी गलती पर, लेकिन उसकी आंखों की चमक देख मबहूत रह गया। ईज़ा ने उसके कंधे पर सर रखते उसका हाथ थामा। लम्हे में मंजर बदला था और महत खान को ये मंजर दिलो जान से भाया था। तो कब कर रहे हैं अपनी इस आइडियल से शादी? आप तैयार हैं? मतलब ऑफ कोर्स। महत खान, आपको मना कौन करेगा? आई मीन जस्ट लुक एट यू मैन। यू आर टॉल, हैंडसम एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, यू आर रिच। हाँ, उसका अमीर होना ही तो ईज़ा शाह को भाया था। उसके लिए दुनिया की सारी खुशियाँ दौलत से थीं। शायद वो एक तरह से ठीक थी। आज के दौर में लोगों ने अपना मयार दौलत ही तो बना लिया है। लोग कहते थे कि दौलत से खुशियाँ नहीं खरीदी जा सकती। मैं मुत्तफिक नहीं। हमें जो चीज़ चाहिए होती है वो हम खरीद लेते हैं, खुशी महसूस भी करते हैं। हाँ, लेकिन दौलत से चीज़ें खरीदी जा सकती हैं, इंसान नहीं। दौलत से सब नहीं खरीदा जा सकता, जैसे मान, मोहब्बत, रिश्ते, एहसास, जज्बात और तुम। हाँ, तुम जिसे दिल ने चाहा है, बेशुमार और बेहिसाब। महत खान आज सरदार हश्तम के कमरे में मौजूद था। अपनी माँ और बाप के सामने पहली बार वो गर्दन झुकाए बैठा था। शेर, क्या हुआ है आज? सरदार हश्तम ने उसकी झुकी गर्दन देखकर कहा। मुझे कुछ बताना है आपको। उसने गला खंगारते हुए कहा। हाँ बोलो, तुम्हें कब से ज़रूरत पड़ गई मेरी जान इजाज़त लेने की? ज़ैनब बेगम ने कहा। तो वो उठकर उनके सामने ज़मीन पर बैठ गया, घुटनों के बल। वो दोनों चौंके। पहले तो कभी उसने ऐसा नहीं किया था। मुझे शादी करनी है, उसने अपनी माँ का हाथ थामते कहा। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है मेरे शेर। सरदार हश्तम ने उसकी पीठ थपथपाई। खानम आप बुलाएं, खानम आप बुलाएं सुरैया खातून को घर। बात बढ़ाते हैं आगे। साथ के शहर के सरदार जो सरदार हश्तम खान के दोस्त थे, उन्होंने उनकी बेटी को महत के लिए पसंद कर रखा था। बाबा, मैं किसी और को पसंद करता हूँ। उसके कहने पर वहाँ खामोशी छाई। ज़ैनब बेगम ने सरदार हश्तम के हाथ पर हाथ रखते आंखें बंद की, जैसे उसकी बात सुनने की दरख्वास्त की हो। कौन है? उन्होंने भारी दिल से पूछा। यहाँ की नहीं है, शहर से है। हम इजाज़त नहीं देंगे आपको। तुम बेहतर तरीके से जानते हो महत खान कि यह हमारे असूलों के ख़िलाफ़ है। हम बाहर की बरादरी में नहीं ब्याहते हैं, ना लड़की ना लड़का। यही वजह है कि ऐन खान को शाहनवाज़ और मेहर खान को फाजिल खान के निकाह में दिया गया। लेकिन बाबा, आप एक बार उन लोगों से मिलकर तो देखें, मेरी खुशी के लिए। उसने सरदार हश्तम का हाथ थामा तो उन्होंने झटके से उसका हाथ झटक दिया। तुम्हारी हर जायज़ नाजायज़ हम मानते आए हैं महत खान, इसलिए कि तुम में हमारी जान बसती है। एक बार मना करने पर हमने तुम्हें बाहर भेज दिया कि तुम अभी शादी नहीं करना चाहते। बाबा, मैं मानता हूँ सब, लेकिन मोहब्बत पर तो किसी का जोर नहीं। वो आज उनके घुटनों में बैठा फरियाद कर रहा था, अपनी मोहब्बत की भीख मांग रहा था। ओह, तो मोहब्बत कर ली साहबजादे ने, और हमें भनक तक ना लगी। सरदार हश्तम की तेज़ आवाज़ उनके गुस्से में होने का पता दे रही थी। वो उठ खड़े हुए तो महत खान भी खड़ा हुआ। प्लीज़ बाबा, मेरी बात हमेशा आपने मानी है, तो ये क्यों नहीं एक बार मिल तो लेना उनसे। ठीक है, फैसला करो, हम या वो कल की आई लड़की। सरदार हश्तम ने उसकी तरफ देखते अपना फैसला सुनाया था। आखिरी फैसला। उसने बेयकीनी से बाप की तरफ देखा। यह मवाजना ही फजूल था। वो जानता था कि सरदार हश्तम जानते हैं कि वो हर हाल में उन्हें ही चुनेगा। उसने अपने बाप का हाथ थामा और आंखों पर लगाकर बोसा दिया। हर बार मैं आप ही को चुनूंगा, लेकिन अब आप मुझे कभी नहीं बोलेंगे कि शादी कर लो। किसी से भी नहीं करूँगा, और यही मेरा आखिरी फैसला है। वो मुड़कर दरवाजे को आहिस्तगी से बंद करता निकल गया। ज़ैनब खान ने नम आंखों से बंद दरवाजे को देखा और फिर सरदार हश्तम को देखा, जिनकी आंखें हल्की सी नम थीं। फाजिल खान सुबह उठा तो उसे वैसे ही उसके सर पर कंधे रखे सोए हुए पाया। उसने संजीदगी से उसे तका। क्या रात होने वाले वादे वो निभा पाएगा?
हाँ, उसकी मोहब्बत के लिए वो कुछ भी करेगा। हाँ, शराब उसने एक ही बार पी थी, लेकिन सिगरेट का वो दीवाना था। और शबाब लैला उसी की दोस्त थी, जिसे सिर्फ दौलत से मतलब था। वो खुद उसके करीब आई थी, और फिर जब जब फाजिल खान परेशान होता, लैला को जरिया बनाता अपनी परेशानी दूर करने का। लेकिन कभी भी खुद को पुरसकून महसूस नहीं कर सका, उसकी कुर्बत में भी और उसके बाद भी। उसने झुककर उसके माथे पर बूसा दिया तो उसकी नज़र उसके कंधे पर गई, जहां उसका दिया गया हुआ उस दिन का निशान वाज़ेह नज़र आ रहा था। अपनी उंगली से वो उस निशान को सहलाने लगा तो वो भी जाग गई। अब दोनों एक दूसरे को करीब से देख रहे थे। फाजिल खान, तुम हद से बढ़ रहे हो। रात का कुमार कहीं जा सोया था, जो सब था वो छनाके से टूटा था। फाजिल खान ने उसकी आंखों को देखते हुए कहा, मेरी हद क्या है ये मुझसे बेहतर तुम जानती हो महरीन खान। मैं उस हद से तजावुज़ भी कर जाऊं तो इस दुनिया का कोई शख्स, कोई कानून नहीं जो मुझे गलत साबित कर सके। यही मर्दानगी है आप मर्दों की। मुझे इसी डोमिनेटिंग नेचर से मर्दों की नफ़रत है। ये डोमिनेट नेचर ही है जो औरतों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किए हुए है। वो दोनों ही गलत थे, लेकिन अपनी अपनी बात पर डटे हुए थे। तुम्हें नोज़ पिन पहननी चाहिए, अच्छी लगेगी तुम पर। वो उन सुहाने लम्हों को ख़राब नहीं करना चाहता था, इसलिए बात बदल गया। और मुझे जहर लगती है वो। जहर तो तुम्हें मैं भी लगता हूँ, लेकिन पीना तो है ना। नहीं, उससे पहले ही मैं भाग जाऊंगी। खामोशी का दौरानिया बढ़ा। वो दिन तुम्हारा मेरी ज़िंदगी में आखिरी दिन होगा मेहर खान। आज़ादी तुम्हें फिर भी नहीं मिलेगी मेरे नाम से, लेकिन तब तुम एक अलग अफजल खान को पाओगी, ये वादा है मेरा। और फाजिल खान अपना वादा नहीं भूला करता। वो उसे धक्का देता, दूर करता, खुद से बाहर निकल गया। मेहर कई लम्हे वहीं पड़ी रही, लेकिन जहन झटक कर फिर उठ बैठी। उस दिन के बाद उसने खाना पीना छोड़ दिया, बाहर जाना भी तर्क कर दिया। घर में किसी से मुखातिब नहीं होता था और ना ही सरदार हश्तम के कमरे में जाता था। ज़ैनब बेगम ने कमरे का दरवाज़ा खोला, जहां अंधेरा था। लाइट ऑन करते उसके पास आ बैठी और बालों में हाथ फेरने लगी उसके। इतना नाराज़ है मेरा बेटा कि माँ को देखेगा भी नहीं। महात खान ने झट से सर उनकी गोद में रखा। बाहर खड़े हश्तम खान मुस्कुराए। वो कितना भी नाराज़ क्यों ना होता, उसके लिए सबसे ऊपर उसके वालिदैन थे। ये उसने साबित कर दिया था कि वो उनकी इज्जत सबसे बढ़कर रखता है। ऐसा क्या है उस लड़की में जो हमारा शेर इतना पागल हो गया कि खाना पीना ही छोड़ दिया। बस मेरे दिल को भा गई है वो। इसमें मेरी गलती नहीं थी। बचपन से बाबा ने मुझे हर वो चीज़ दिलवाई जो मुझे पसंद आई, तो अब क्यों नहीं। क्योंकि वो एक चीज़ नहीं, जीती जागती इंसान है बेटा। और आप जानते हैं कि वो हमारी बरादरी की भी नहीं। मामा, इन बरादरियों में कुछ नहीं रखा। वो झुंझलाया। ठीक है, हम मान लेते हैं, लेकिन आपके बाबा को ये बात कोई नहीं समझा सकता, आप भी नहीं। पर क्यों मामा, जनरेशन गैप है। आप दोनों बहुत सी बातों पर एक दूसरे के खिलाफ खड़े होंगे, क्योंकि उनकी सोच अलग है और आपकी अलग। वो दुनिया को अलग नज़र से देखते हैं। उसने बालों में हाथ फेरा। पर आखिरी बार बात मान जाए मेरी बाबा, मैं उसके अलावा किसी भी और लड़की से शादी नहीं करूँगा। और ऐसी बेमतलब की ज़िंदगी जीने का कोई मकसद नहीं है। किसी न किसी रोज़ इस तन्हाई में ही दम तोड़ जाऊंगा। बाहर खड़े हश्तम खान लरस गए। वो मन्नतों से मानी हुई औलाद आज खुद मरने की बात करने लगी थी। वो अंदर दाखिल हुए, उसके पास जाकर बैठे। उसने फौरन उठकर अपने बाप को गले लगाया। नाराज़ है हमारा शेर। उस दिन के बाद उन दोनों का ही एक दूसरे से सामना नहीं हुआ था, और शायद यही मेहर चाहती थी। उसे फाजिल खान शुरू दिन से पसंद नहीं था। उसकी आदत, उसका रहन सहन तो दूर की बात थी। और फिर उन्हें एक ज़बरदस्ती के रिश्ते में बांध दिया गया, ये कहकर कि ख़ानदान की लड़कियां बाहर नहीं ब्याही जाती। उसे हमेशा से लगता था कि वो फाजिल खान से बेहतर डिज़र्व करती है। उसने वो शख्स कभी नहीं चाहा था जो शराब और शबाब दोनों में दिलचस्पी रखता हो, ये जानते हुए भी कि दोनों हराम है। उसने खुद को हमेशा किसी की अमानत समझा था, लेकिन वो शख्स जो खुद भी उसकी अमानत था, दूसरों को अपना आप सौंप कर खयानत कर चुका था। उसे उस घर के मर्द ही पसंद नहीं थे शुरू से। उसकी अपने बाप से कुछ अच्छी बॉन्डिंग नहीं थी और ना उन्होंने बनाई थी कभी। उसे उस घर के तमाम मर्द मैं में रहने वाले लगते थे, और ये सच था। वो सब अपने आप को ही बेहतरीन समझते थे। कोई उस घर की औरतों से पूछता कि वो कितने बेहतरीन हैं तो वो शायद खुद के लिए उन्हें उनके चुने हुए लफ्ज़ गाली लगते। उसे फाजिल खान भी एक आंख नहीं भाता था। निकाह के मजबूत रिश्ते के बाद भी उसके दिल में कोई जज्बा पैदा नहीं हुआ। हाँ, लेकिन उस रात उसकी गुर्बत में पहली बार दिल धड़का था। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसका रिश्ता फाजिल खान से कितना गहरा है।
पहली बार उसके दिल ने एक बीट मिस की, लेकिन वो दोबारा अपने खोल में जल्द ही बंद हो गई थी। वो हर रोज़ अपनी बड़ी बहन के चेहरे या जिस्म पर एक नया ज़ख्म देखती थी। हर ज़ख्म उसे मर्द से मज़ीद मुतनफ़र कर रहा था। आज भी उसकी बड़ी बहन बुरी हालत में पड़ी थी। शायद आज उससे मुंसलिक मर्द हैवान बन गया था। उसका पूरा जिस्म बेजान था। वो मर्द के इस रूप को देखकर ही डर गई थी। नहीं, आपसे भला नाराज़ हो सकता हूँ मैं, कल बुला लें उन्हें। अगर मेरे बेटे की यही ख्वाहिश है तो यही सही। ऐसे 100 असूल तोड़ देंगे हम जो मेरे बेटे की ज़िंदगी पर भारी होंगे। आर यू सीरियस? सच में बाबा? बिल्कुल। बचपन से हमने तुम्हारी और शाहनवाज़ की हर ख्वाहिश पूरी की है, तो आज क्यों नहीं? क्या बात है बाबा, आज मेरी भी एक बात मान जाए। शाहनवाज़ अंदर दाखिल होते बोला, आओ मेरी जान, बोलो क्या चाहिए है तुम्हें। उन्होंने अपने खूबरू जवान बेटे को देखा। सब तो उन्हीं से था, फिर कैसे ये नाम नेहाद उसूल और रसूमात। मैं अपना हिस्सा लेना चाहता हूँ। उसकी बात से खुशगवार माहौल यकदम बदला। ज़ैनब खान ने गहरी सांस भरी। क्या चाहिए तुम्हें? बताओ हमें, हम दिलवा देंगे। लेकिन अभी तुम इतने जिम्मेदार नहीं हुए कि हम सब तुम्हारे हवाले कर दें। सरदार हश्तम खड़े हुए। क्यों, मेरी बार क्या हुआ? सरदार साहब, अभी अपने छोटे सपुत्र के लिए तो सारे असूल तोड़ दिए थे आपने। इतनी तफरीक क्यों? बल्कि हाँ, आपने बचपन से ही तो महत को मुझ पर फोकियत दी है। तमीज़ से बात करें लाला, महत खान ने टोका। तुमने हमने कभी तुम में और महत खान में तफरीक नहीं की। सब तुम्हें भी दिलवाया है। अगर महत की बातें मानी हैं तो तुम्हारे सब गुनाहों पर भी पर्दा डाला है जो तुम अब तक करते आए हो। देखा इसकी ख्वाहिशात और मेरे गुनाह। वो चीखा। उन्होंने ताज्जुब से उसे देखा। वो बचपन से ही ऐसा था, अग्रेसिव, अपनी मनवाने वाला, अपनी करने वाला। लेकिन उन्हें आज उसकी बात नागवार गुजरी। उनका दिल दुखा था। ठीक है, कल तुम्हें तुम्हारा सारा हिस्सा मिल जाएगा। तुम दोनों के हिस्से की जायदाद मैंने अलग तो कर ही रखी है, लेकिन चाहता था कि कब तुम जिम्मेदार हो और कब तुम्हें सौंपूं, ताकि मेरी मेहनत की कमाई को तुम अच्छे से तरक्की की मनाजिल पर ले जाओ। लेकिन खैर, कल शाम तक तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन एक बात मेरी याद रखना शाहनवाज, अब हर नफ़ा नुकसान के जिम्मेदार तुम खुद होगे। उन्होंने तंबीह करना ज़रूरी समझा। ओके कूल, वो कहता बाहर निकला। बाबा मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना अभी ना कभी। ये सब आपका कमाया है, बल्कि कल से मैं सब ज्वाइन कर रहा हूँ, सब खुद संभालूंगा। मेरा सब कमाया भी आपका है बाबा, आप रखें। उन्होंने नम आंखों से उसे गले लगाया। न जाने उन दोनों औलादों में इतना फ़र्क क्यों था। अरे आप लोग कैसी औरतें हैं, आवाज़ क्यों नहीं उठाती? आपकी ही बहू बेटी है जो आज इस अबतर हालत में पड़ी है। वो उन तमाम औरतों को देखकर चीखी थी। महर, जुबान संभाल कर। क्या जुबान संभाल कर मोमानी? उस घटिया शख्स ने मेरी बहन पर जिंदगी तंग कर दिया, और आप भी मुझे ही जुबान संभालने का कह रही हैं। मैं मानती हूँ मेरी ही तरबियत में शायद कोई कमी रह गई। वो मिनमिनाई। उनकी हालत, ऐन की उस हालत पर वो भी अश्कबार थी। आप सिर्फ कहकर ये सब कुछ दामन नहीं छुड़वा सकती मोमानी। महर बस करो। अब के उसकी माँ बोली, ये सब सब आपकी वजह से हुआ है मामा। आप कभी अपनी बेटियों के हक में आवाज़ नहीं उठा पाई। वो चीखी। तभी घर के मर्द आहिस्ता आहिस्ता अंदर आने लगे, जो बाहर किसी काम से गए थे। क्या मसला है? सरदार हश्तम ने कहा। मामू, मसला ये आपका बड़ा सपुर्द है, जिसने अपनी बीवी को मजाक बनाया हुआ है। वो आंसुओं समेत चीखी। आवाज़ आहिस्ता। हमारे घर की औरतों की आवाज़ हम ऊंची पसंद नहीं करते सुनना, आवाज़ ऊंची पसंद नहीं करेंगे, लेकिन इतना तशद्दुद आप पसंद करेंगे। उसने सामने लेटी ऐन की तरफ इशारा किया, जो जख्मों से चूर थी। महर, ताया जान, कोई रास्ता निकाल लेते हैं। तुम अंदर जाओ। अब के फाजिल खान बोला था। नहीं, आज नहीं, आज हिसाब होगा। इस शख्स को, उसने शाहनवाज की तरफ इशारा किया जो इस सारे ड्रामे से बेजार दिख रहा था, इसको हिसाब देना होगा। सरदार हश्तम ने शाहनवाज की तरफ देखा जो बेजार खड़ा था। क्या कहना चाहोगे बरखुरदार? ये मेरा और मेरी बीवी का मामला है। उसने एक ही जुमले में बात खत्म कर दी। देखा, यही मर्दानगी है कि ये तो हमारा मामला है, कोई बोले ना। क्यों ना बोले? अगर औरत भी एक औरत के लिए नहीं बोल सकती तो लानत है फिर। तमाम औरतों के सर झुक गए थे। महर, हम सब बड़े मिलकर मसला हल कर लेंगे, सरदार हश्तम ने अब के आहिस्ता आवाज़ में कहा। शाहनवाज उसे खूनखार नज़रों से घूर रहा था। नहीं ताया जान, जब बड़े गलत जा रहे हों तो छोटों को उन्हें रास्ता दिखा देना चाहिए। सरदार हश्तम ने सुर्ख आंखों से अपनी बीवी की तरफ देखा तो वो नज़रें झुका गई। क्या करेंगे अब आप शाहनवाज साहब? तुम अपनी बकवास बंद करो महरीन खान, ये मेरा और तुम्हारी बहन का मसला है, हम खुद ही हल कर लेंगे। जुबान संभाल कर शाह। अब के फाजिल खान भी बोला।
बाबा जान जी, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। महत खान जो तब से ये सब सुन रहा था अपने बाप को देखता बोला, बोलो मेरे शेर, भाई गलती आपकी है, आपको ऐन से माफ़ी मांगनी चाहिए। महत खान ने कहा तो सबने दम साध लिया। शाहनवाज ने एक नज़र उसे देखा और एक जलती निगाह अपने बाप पर डाली। फाजिल खान ने भी सर हाँ में हिलाकर अपनी रजामंदी का इजहार किया। औरतें हैरान थीं क्योंकि पहली बार किसी मर्द को माफ़ी मांगने की तजवीज़ दी गई थी। जी बिल्कुल, पहली बार इस घर में सही फैसला लिया गया है। अब के महर बोली थी, महर खामोश हो जाओ, अब तुम्हारी आवाज़ ना आए। फाजिल खान की गंभीर आवाज़ गूंजी, आप सब मुझे चुप करवाने की बजाय अपनी हरकतों पर ध्यान दें। अब के महर दरुस्ती से बोली। फाजिल खान तैश के आलम में उसकी तरफ बढ़ा। वो जितना उससे आराम से बात कर रहा था वो उतना सर चढ़ रही थी। उसका हाथ थामा था फाजिल खान ने कि इतने लोगों में उसे खुद की तस्लील बर्दाश्त नहीं हुई थी। महर ने झटके से अपना हाथ उसके हाथ से निकलवाया। याद रखें, मैं ऐन खान नहीं हूँ जो दब जाएगी। माफ़ी मांगो शाहनवाज, क्योंकि औरत के ऊपर हाथ उठाना हमें भी मंजूर नहीं। सरदार हश्तम ने उन्हें इग्नोर करते शाहनवाज से कहा। शाहनवाज ने झटके से सर उठाया। ये मुमकिन नहीं, आप हमारा हुक्म नहीं टाल सकते सरदार हश्तम ने कहा। शाहनवाज ने एक सुलगती निगाह सामने पड़े लागर उस वजूद पर डाली। मैं आगे से हाथ नहीं उठाऊंगा, लेकिन मैं ये भी बर्दाश्त नहीं करूंगा कि मेरे कमरे की बातें कोई ऐसे भरी महफिल में उजाले। लगामें डालो इस पर। वो आखिर में महर को देखता फाजिल खान को तंबीह करते बोला, मुझे बेहतर पता है शाहनवाज, अपने काम से काम रखो। फाजिल खान ने बात खत्म करते कहा और महर को वहां से ले गया। आहिस्ता आहिस्ता मजमा हट गया। हर बार एक शर्मिंदगी ऐन खान की आंखों में होती कि सब उसके जख्मों को देख रहे हैं, लेकिन अब की बार नहीं थी। अब की बार उसने एक एक जख्म सबको चीख कर बताया, क्या मैं इंसान नहीं हूँ? क्या मेरा हक नहीं कि आज़ाद ज़िंदगी जीऊँ जैसे यहाँ के मर्द जी रहे हैं? आज उसके दिल में सिर्फ एक ही सवाल आया था। महर के हंगामा करने पर सब बाहर आ गए। वो शख्स भी जो उस हालत का जिम्मेदार था। ऐन ने उसे देखते नफरत से रुख मोड़ा। सबके कहने पर उसने माफ़ी तो मांग ली थी, लेकिन ऐन खौफजदा थी। चेहरा लेकिन नॉर्मल रखा था उसने। कोई उसे नहीं समझाता। हर बार एक औरत को समझौता करने के लिए क्यों कहा जाता है? क्या वो एक मर्द जो उस पर जुल्म करता है उसके साथ ज़बरदस्ती रहने के लिए बनाई गई है? उसे ये सवाल अंदर ही अंदर मार देते थे। 2 दिन उसने अपने घर गुजारे थे। सब ने उससे हमदर्दी जताई थी, लेकिन उसे हमदर्दी की ज़रूरत नहीं थी। उसे चंद लफ्ज़ों की ज़रूरत थी जो उसके हक़ में बोले जाते। महर छोटी थी सबसे, कितना भी चिल्ला लेती। जब तक घर के बड़े ना बोलते क्या फ़र्क पड़ता था? उसके माँ बाप उसके लिए अश्कबार थे, लेकिन उन्होंने उससे नहीं पूछा कि वो वापस जाना भी चाहती है अब कि नहीं। वालिदैन को हमेशा डर रहता है कि उनकी बेटी घर ही ना बैठ जाए, उनके डर बजा। लेकिन क्या उसके लिए आपकी बेटी के मरने का इंतज़ार करेंगे आप? जब उसे कोई नहीं समझा तो वो चुप हो गई, एकदम चुप। कल उसे वापस हवेली छोड़ गए थे वो लोग। सब नॉर्मल हो गया था उनके मुताबिक, लेकिन उसके लिए नहीं। जख्म मुंदमिल हो गए थे, लेकिन निशान अब भी बाकी थे जो कब जाने थे पता नहीं। उसे एक तरह से सुकून था कि आजकल शाहनवाज शहर गया हुआ था, इसलिए वो सुकून का सांस ले रही थी। उसके दिल में उस शख्स का खौफ पंजे गाड़ कर बैठ गया था। अपनी तरफ बढ़ती हर आहट और दस्तक पर उसे लगता वो वापस आ गया है। उसके वापस आते उसकी जान एक बार फिर सूली पर चढ़नी थी, लेकिन उसने खुद को वक्त के धारे पर छोड़ दिया। शाहनवाज ने उसमें तब्दीली महसूस की, लेकिन फ़र्क कहाँ पड़ता था? वो तो मगन था अपनी ज़िंदगी में। वो शहर अपनी ज़िंदगी तो जीने के लिए जाता था जहाँ किसी का खौफ था, ना डर, ना कोई पूछने वाला। वो वही करता जो चाहता था। सारी सारी रात शबाब और शराब के नशे में गुम रहता। एक अय्याशी और सुकून भरी ज़िंदगी यही थी उसके नज़दीक। वहीं एक रक्कासा से दिल लगा बैठा था वो। उसके दिन रात वहीं गुजर रहे थे। अब मामला मोहब्बत का नहीं था, बस उसका नशा शाहनवाज को सब भुला देता। यही वजह थी कि वो ज़्यादा उसी के पास पाया जाता। सरदार हश्तम के बार बार बुलाने पर वो आया था वापस। कमरे में दाखिल होते उसी शक्ल को दोबारा देखकर उसका मन खराब हुआ। उठो और खाना लाओ। हर वक्त बिस्तर तोड़ने की आदत लगा ली है मेरे पीछे। वो जो सो रही थी झटके से उसके उठाने पर उठी। अब मुंह उठाकर देखती रहोगी क्या मुझे? खाना लाओ। अब की बार उसकी ऊंची आवाज़ से ऐन होश में आई और फौरन खाना लेने चली गई। खाना खाकर उसके बर्तन उठाए। वो इतनी खाली जहनी से कर बैठी थी ये सब कुछ कि भूल गई कि वो खाने के बाद चाय लेता था। मेरे जाने के बाद सब भूल गई हो? मालूम नहीं चाय पीता हूँ मैं?
उसने कदम उसकी तरफ बढ़ाते उसे सोफे पर जारहाना तेवर लिए खड़े देखा। वो डर गई कि अगले ही लम्हे उसे मार पड़ेगी उसकी गलती पर, लेकिन जान खुलासी होते ही किचन से भाग गई। वो रात भी कई रातों की तरह गुजर गई। एक चेंज उसने शाहनवाज में नोट किया था। अब उसे उसकी कुर्बत नहीं चाहिए थी और हर हफ्ते उसकी एक रात ज़रूर शहर में गुजरती। अब भी वो वहीं से वापस आया था और झूमते हुए सोफे पर गिर पड़ा। ऐन जो उसको खाने का पूछने लगी थी, उसके सफ़ेद कुर्ते पर लिपस्टिक के जा बजा निशान देखती चौंकी और फिर तंजिया मुस्कुराई। तो ये वजह थी उससे दूरी की। उसने एक नागवार नज़र उस पर डाली और बिना उससे खाने का पूछे सो गई। यही गलती उसे भारी पड़ी जब सुबह के 4 बजे उस पर शाहनवाज ने ठंडा पानी फेंका। रात क्या घोड़े बेचकर सो गई थी तुम? शर्म हया है कि बेच खाई है? वो उसके सर पर खड़ा चीख रहा था। ऐन ने आंखें मसलते उसे देखा और फिर याद आया कि रात को उसने उसे खाना नहीं दिया था। शाहनवाज ने झटके से उसे घसीटते हुए कहा था, औकात भूल गई हो लगता है ऐन खान अपनी, आज अच्छे से याद करवाता हूँ। ऐन ने रोते हुए ना में सर हिलाया, लेकिन उसकी ताकत के आगे बहुत बेबस हुई। उसे खुद से वहशत होती थी, नफरत होती थी उसे उससे।